नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात देश की सियासत में लगी उस आग की जिसकी चिंगारी एक बार फिर दक्षिण से उठी है और उसकी तपन मध्य प्रदेश के दिल तक पहुंच गई है। जी हाँ, सवाल बड़ा है और क्या सत्ता जाने के बाद भी तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन सुधरने को तैयार नहीं है? क्या सनातन का विरोध करना कुछ राजनेताओं के लिए एक फैशन बन गया है? और क्या नेता प्रतिपक्ष बनते ही उदयनिधि ने एक बार फिर जहर उगला और कहा कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए? याद करिए, ये वही उदयनिधि हैं जिन्होंने पहले सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। तब देश की अदालतों ने इन्हें फटकार लगाई थी। तमिलनाडु की जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन इनकी जिद और नफरत कम नहीं हुई और अब इस पर मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्म है। विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक ने सीधे सीधे कटनी एसपी को चिट्ठी लिखकर उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संजय पाठक का कहना है कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। स्टालिन का बयान एमपी तक घमासान। जिस तुष्टीकरण की राजनीति ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को कई राज्यों की सत्ता से बेदखल कर दिया, आज वही तुष्टीकरण बहुसंख्यक विरोधी बयान विपक्षी नेता देते नजर आ रहे हैं। या यूं कहें कि लगातार हार के बाद भी इनकी भाषा में सुधार नहीं हो रहा। ताजा उदाहरण तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का है। तमिलनाडु विधानसभा में दिए गए उनके बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये समाज को बांटता है। बयान सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई और अब इसका असर मध्य प्रदेश तक दिखाई देने लगा है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ सीट से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो बीजेपी इस बयान को सीधे तौर पर हिंदू आस्था और सनातन पर हमला बता रही है। एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि ने इसके पहले भी एक बार कहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सनातन का विरोध करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। पिछले अभी जो चुनाव हुए, बाप बेटे दोनों को जनता ने सबक सिखाया है और मेरा मानना है कि बांटने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी अब और आक्रामक नजर आ रही है और दावा कर रही है कि जनता अब ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं कर रही। हालांकि कांग्रेस ने स्टालिन के बयान पर क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। कांग्रेस इस तरह के अतिवादी बयानों और नजरियों से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का हमेशा से विचार रहा है कि वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। कोई धर्म अपने आप में खराब नहीं होता है, कालांतर में सभी में कुरीतियाँ आती हैं। तो हमारी लड़ाई कुरीतियों से होनी चाहिए, ना कि उस आस्था पद्धति या विशेष पूजा पद्धति से होनी चाहिए। तो इस तरीके के बयान जो हैं लोग अक्सर सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं। ये पहला मौका भी नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हो। इससे पहले भी उन्होंने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना से की थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर उदयनिधि ने कहा था कि वह हिंदू धर्म नहीं, सनातन प्रथा के खिलाफ है। इसके बाद मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान देकर स्टालिन क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या ऐसे बयान देश की राजनीति को और ज्यादा ध्रुवीकृत नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह गेट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। तो सनातन तो हमने देखा कि शक, हूण, मुगल, मंगोल, अंग्रेज तमाम सारे लोग आए, विध्वंस किए, सब कुछ किया, मारकाट की, लेकिन सनातन को ख़त्म नहीं कर पाया। तो लेकिन कोई एक राजनेता के बयान से हो सकता है क्या?
और ये बात तो वो राजनेता भी अच्छी तरीके से जानता होगा, क्योंकि इसका परिणाम अभी अभी उन्होंने 4 मई को ही देखा है। लेकिन सवाल ये कि सब जानते बूझने के बाद भी इस तरह के बयान वो पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिए थे और इस बार विधानसभा के अंदर, कि कार्रवाई से ही बचा जा सके और अपने समर्थकों को एक मैसेज दिया जा सके। जी मनोज जी, आपको ब्रजेश जी को दोनों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले जैसे बातचीत है तो सर मतलब जैसे कि अगर इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इस तरीके से सिर्फ अपनी हल्की और छोटी जो राजनीति है उसको सिर्फ उसकी स्वार्थ सिद्धि को लेकर के सिर्फ जो है स्टालिन के द्वारा बयान दिया गया। इससे पहले इनके जो मतलब परिवार के जो दूसरे लोग थे, जैसे कि इनके मतलब कि पिताजी हो गए या इससे पहले जो हो गए, तो उन लोगों ने भी एक तरह से ये मान के चले कि द्रविड़ जैसे कि जो मतलब विचारधारा जो थी, विचारधारा पेरियार स्वामी हाँ, वाली जो हाँ बिल्कुल, पेरियार विचारधारा जो थी, तो उसको लेकर के पूरे तरीके से लोगों को एक तरह से वो टॉनिक पिला करके और लंबे समय तक जो है और सत्ता में काबिज रहे। लेकिन सत्ता के क्या करने काम किया, तो इसको मैं छोटे से इन शॉर्ट बताता हूँ चीजें कि जिस टाइम पे सत्ता इनके हाथ से अभी गई तो इनके पर करीब करीब 10 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा छोड़ के गए हैं, मतलब ये लोग छोड़ के गए हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया था, 9.6 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, तो ये मान के चले। तो किस तरीके से जनता का भला करने का अगर काम इन्होंने किया होता तो जनता जो होती है तो वो वाहवाही कर रही होती, उसके साथ साथ में जो कैश रिच स्टेट होता और हर तरफ जो है दूध दही की जो है नदियां जो है वो लहलाई होती थी। और दूसरी बात, जैसे कि जिस मतलब हिंदू और सनातन जो है उनको लेकर के बातचीत करते हैं, तो इन्होंने एक तरह से सबसे बड़ी खाई तो देखिए ऐसा है कि मनोज जी इन्होंने ही डालने की कोशिश की। क्योंकि जैसे हिंदुओं की बातचीत करें तो नेशनल जैसे कि अगर हम लोग पॉपुलेशन परसेंटेज अगर देखें तो हम लोग हैं करीब 80% के आसपास हिंदू, और वहां पर अगर बोलें तो 87% से ऊपर जो है हिंदू हैं तमिलनाडु में। और दूसरा, केंद्र सरकार के द्वारा खासकर जैसे 2014 के बाद से और इन चीजों में बहुत ज्यादा एक तरह से खाई कैसे पाट सकें इसको लेकर के बहुत बड़े प्रयास किए गए, तो उसको नजरअंदाज करने की कोशिश उन्होंने की या किस तरह कुछ भी की। हमने देखा ना, तमिल काशी संगम हर साल एक कार्यक्रम होता है जो काशी में, बनारस में बीएचयू में किया गया, उसका फिर काशी में किया गया। तो उसको लेकर के दूसरा जब पार्लियामेंट का उद्घाटन में, तो उस टाइम पे देखिए सभी को याद है कि उस टाइम पूरे तरीके से सिंगोल रखा गया था तमिलनाडु में। हाँ बिल्कुल, तो पूरे तरीके से वहाँ के जो मतलब विद्वत जन जो थे उनको बुलाया गया था, और वहाँ के जैसे कि जो पंडित जो थे उनको, और जैसे कि मतलब जो धार्मिक जैसे अनुष्ठान किए गए उन्हें पूरी तरीके से उनको सम्मिलित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं देखिए इनको ये समझना मतलब चाहिए, क्योंकि जैसे इसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, क्योंकि लंबे समय तक जैसे मान के चलिए एआईएडीएमके या डीएमके इन्हीं की जैसे सत्ता एक तरह से तमिलनाडु में रही। लेकिन जनता देखिए अभी समझ चुकी है चीजों को लेकर के, अभी पुराना जमाना नहीं रहा। आपके हमारे हाथ में जैसे कि स्मार्टफोन होता है, टाइम टू टाइम हम देखें उसको, जैसे कोई ना कोई चीजें से अपडेट करने के आते हैं, अपडेट उसको करते हैं। अपडेट करने का मतलब कि उसमें कोई वायरस वगैरह उसको हटा करके और आगे जैसे कि ठीक जो सके अपडेट वर्जन जो है उसको ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं। हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें कहीं ना कहीं देखिए खामियां, मतलब हम खुले तरीके से, हम खुले सोच के लोग हैं और खुले तरीके से बिल्कुल, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो तो ना किसी किताब से बंधा है ना किसी पैगंबर के भरोसे है वो। बिल्कुल, देखिए जब सती प्रथा थी तो बहुत विद्वानों ने एक तरह से और बहुत मतलब कि अथक जैसे परिश्रम करने के बाद में और इसको जाकर के मतलब इसको खत्म करने का, अबोलिश करने का काम किया गया। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें और भी हैं। अब जैसे देखिए ये जैसे मैंने आपको परसेंटेज बताया कि नेशनल जैसे कि जो मतलब पॉपुलेशन जो परसेंट है वो 80% हिंदुओं का, और जैसे तमिलनाडु में 87%। छोटे सबसे छोटा पॉपुलेशन परसेंटेज मान के चलें कि वहां पर जैसे कि जैन अगर मानते हैं, नेशनल जो है 2% है और शायद तमिलनाडु में और भी कम होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे तरीके से चैलेंज के तौर पे आप भी और मैं भी एक तरह से, अगर स्टालिन को ये बोले, इनके पूरे परिवार को बोले कि कोई भी सिर्फ उनके बारे में कोई खिलाफत बोल के देखे, या मुस्लिम के बारे में खैर बोलने की सोचने की बात क्या अलग है, तो कट्टरता किस हद तक और कहां पर इनको कहां का छोड़ेगी और इनके घर के ऊपर क्या होगा, इनके गाड़ियों का क्या हाल होगा और ये बाहर कितना निकल पाएंगे, मार्केट में घूम पाएंगे नहीं घूम पाएंगे, तो वो देखने की बातचीत है। हम लोग तो एक तरह से उदारवादी लोग हैं, इतना कुछ बोलने के बाद में मतलब एक तरह से मान के चले कि हम लोग बहुसंख्यक हैं। तो देख चुके ना, उदयपुर का एक दर्जी जो एक मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है और उसकी गला काट के कैसे हत्या कर देते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ज्यादा दिन नहीं बीते, ये वही उदयनिधि हैं जिन्होंने चुनाव की कैंपेन के दौरान उनकी खुद की ट्विटर हैंडल से एक्स पर 25 कम से कम तस्वीरें डाली कि आज इस मंदिर में मत्था टेका, आज इस मंदिर में। पिताजी चुनाव हार गए, वो फिर ऐसे क्या लग रहा है कि फिर से उसी ट्रैक पे आ गई है। और दूसरा, जो कांग्रेस पहले सहयोगी थी अब वो सत्ता में भागीदार हो गई टीवीके के साथ, इनका साथ छोड़ के। चलिए, पहले तो मजबूरी थी कि वो बड़े भाई थे, आप छोटे भाई थे। आपने एक बार भी उसका कांग्रेस की ओर से कोई खंडन तरफ या उसकी लानत मनालत नहीं आई। जो वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय मौजूद थे, विजय, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बगल में जो टीवी सतीशन है, जिनको आज मुख्यमंत्री के रूप में चुना कांग्रेस है केरल के, वो खुद आज ये कह रहे हैं कि ये देवी कृपा से संभव हुआ कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। निश्चित तौर पर मनोज जी, आप देखिए कि जिस तरह से स्टालिन बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं
तो वो जो बता रहे थे वहाँ सादी कि वो अपनी एक तरह से विचारधारा को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बल पर आज तक वो सत्ता में रहे हैं। उनके पिताजी से लेके आज तक जो पूरी डीएमके करती रही है, दादा से करुणानिधि से लेके, तो वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो उसको धार दे रहे हैं, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने विचार पे आज भी अड़े। लेकिन समय बदल गया। आप देखिए, हमने देखा है किस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी कहती थी कि हम 30% से शुरुआत करते हैं। आज देख लीजिए, यदि आपकी यही भाषा रही तो निश्चित तौर पर भविष्य में क्या हाल होगा वहाँ का, वो आप किस तरह से रोकना चाह रहे हो। आपका विकल्प तो आज की तारीख में विजय ने ले ही लिया है, बिल्कुल, और उनको तमाम लोगों ने सपोर्ट किया ना। आप बाकी चीज़ों को, बाकी पार्टियों को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो ना। लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। आप देखिए आगे जाकर तमिलनाडु में भी वही होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ, क्योंकि आप विधानसभा के अंदर वो बोल रहे हैं। इससे पहले आपने बोला था, बाहर विभिन्न मंचों पर बोला था, आपको हाई कोर्ट से लेकर तमाम प्लेटफार्म ने आपकी हेट स्पीच माना था, उसकी आलोचना हुई थी, उसका खामियाजा आपने चुनाव में भुगता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं गलती का एहसास हुआ होगा, कुछ तो तब का रहा होगा कि जो आपकी इस भाषा से नाराज होगा, तभी तो आप मंदिर जाकर मत्था टेक रहे थे। लेकिन भी जो मुख्यमंत्री थे पिताजी, वो चुनाव हार गए। हाँ, लेकिन जब हार गए तो आपको लगता है कि उससे लोगों ने क्षमा नहीं किया, तो आप अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए फिर वही जतन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका खामियाजा हो सकता है आगे और दुर्गति के रूप में आपको भुगतना पड़े, क्योंकि लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, चाहे तमाम नेता करते हों, चाहे हम कर्नाटक में चले जाएं, चाहे हम तमिलनाडु में चले जाएं, जिन ने ऐसा इस्तेमाल किया है उनकी दुर्गति हुई है। क्योंकि देखिए, सनातन में किसी भी तरह का आप आरोप लगा सकते हो, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में बोलकर देखिए, सिर कलम हो जाता है। आप किसी भी धर्म के बारे में, तो आज की तारीख में यदि वहाँ पे जो सीएम बैठे हैं वो इसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो तो देखिए, आप उनके पिता ईसाई हैं, माँ हिंदू हैं, आप सब धर्मों को साथ लेकर चल रहे थे। सभी पार्टियों ने वोट दिया और आपने विकल्प भी वही दिया था ना कि मैं सबके साथ हूं, किसी धर्म किसी जाति के साथ नहीं हूं। आप कौन सा विकल्प लेके गए थे जनता के सामने? लेकिन जब आपके सामने एक धर्म को कोई कुछ कह रहा है तो आप उस पर विरोध जता नहीं रहे हो, बल्कि आप हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हो, एक तरह से ये कह रहे हो कि हाँ आपने अच्छा बोला, यही माना जाएगा ना उसका अभिवादन में आपने किया है। उनके भाषण के बाद जो प्रतिक्रिया आई है आप देखिए सीएम की, वो नहीं आना चाहिए थी। जो मौखिक रूप में आई, कम से कम वैसी नहीं आना थी, वैसी नहीं आना चाहिए। तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है लगातार इस तरह की भाषा जिन ने इस्तेमाल की है उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब कांग्रेस लगातार अभी बचाव में रहती थी, क्योंकि जो आपने कहा वहां से उनसे टूटकर, डीएमके से टूटकर अब उनके पास आ गई है, विजय के पास, तो उसको इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उस पर भी लगातार आरोप लगते रहे ना कि वो ऐसे लोगों के साथ रहती है जो डेंगू मलेरिया कहते हैं सनातन को, और उसका उनको हिंदी बेल्ट में नुकसान होता था। तो कम से कम कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद ही रहा कि उन्होंने उसका पाला छोड़ दिया। कम से कम ये आरोप तो नहीं लगेंगे अब उन पर कि भाई वो आपके सहयोगी इस तरह की भाषा कर रहे हैं। अब उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको कर्नाटक में ये रोक लगाना पड़ेगी, क्योंकि जो बहुसंख्यक है वो अब कहीं कांग्रेस से भी इसी आधार पर छिटक रहा है, बाकी राजनीतिक दलों से भी इसी आधार पर छिटक रहा है। ये उनको सोचने की जरूरत है आज की तारीख में कि क्यों वो एक बहुसंख्यक उनको वोट नहीं दे रहे, क्यों उनको एक बहुसंख्यक विरोधी पार्टी के रूप में देखने लगा। रहते हैं समय तो उनका भी इतिहास लिखता है ना, सब कुछ देखता ही है कि वो तो वही तो मैंने कहा, विजय जिस तरह से तटस्थ हैं उनका भी समय देखेगा, उनका भी उनके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। तो आप देखिए कि जो राजनीतिक दल हैं अब वो कहीं ना कहीं उन्हें आत्मंथन करना चाहिए कि सनातन को गाली दे देकर वो आगे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जागरूकता आई है, जिस तरह से अब सोशल मीडिया है, जिस तरह से मीडिया प्लेटफार्म है, पहले आपने एक क्षेत्र में यदि आपने कुछ बात कह दी है तो वो तमिलनाडु तक सीमित रह जाती थी, अब वो दूसरे राज्यों तक उतनी तेजी से नहीं फैलती थी। अब दौर दूसरा है, इंटरनेट का दौर है। यदि आप कहीं एक राज्य में कुछ बोल रहे हो, दूसरे राज्य में कुछ बोल रहे हो, तो उसका असर आपको तीसरी जगह भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है इस पर उनको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, नहीं तो इसी तरह से खामियाजा भुगतते रहेंगे। तो बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी, वो बाद में जिस दिन नतीजे आते हैं हम देखते हैं कि प्लेन तक में लोग ट्रोलिंग करने लगते हैं कि चलिए सड़क पर तो एक आम आदमी है जिसको आप कह सकते हो ट्रोलिंग कर रहा है, प्लेन के अंदर उनकी जो महुआ मोहित्रा सांसद है उसके खिलाफ नारेबाजी होती है, जय श्री राम के नारे लगते हैं। आज ममता बनर्जी कोर्ट जाती हैं तो उनके खिलाफ कि बुआ भतीजा चोर हैं, तो पब्लिक तो रिएक्शन जताती है। तो अगर तमिलनाडु इस प्रकार का रिएक्शन नहीं आ रहा है तो शायद इस खुशफहमी में या गलतफहमी में आ गए होंगे उदयनिधि भी और उनके पिताजी भी कि यार इस कौम से तो कोई प्रतिकार आ नहीं रहा है और जिनको हमको मैसेज देना दे दे हैं।
मनोज जी, बेहतरीन आपने प्रश्न किया। और इससे पहले ब्रजेश ने ये चीजें बताई तो उनके साथ में पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ। जी। बंगाल की बात पर आते हैं तो बंगाल में देखिए इस तरीके से है कि हम लोग मतलब एक तरह जैसे अगर सनातन की अगर बातचीत कर रहे हैं तो वहां पर भी मान के चलें कि जैसे कि सनातन और हिंदू को जब जितना दबाया गया तो इन लोगों ने प्रतिकार सामने निकल के काम नहीं किया, क्योंकि सामने निकल के जब आते थे तो यह था कि उनके द्वारा एक अल्पसंख्यक जो वर्ग जो था उनको पुचकारने का और पोषित करने का काम जो है ममता दीदी करती थी। और उसके बाद में जैसे चुनाव के समय ये मान के चलें कि आपको सुन के आश्चर्य होगा, शायद आपने सुना भी होगा कि जो वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन होती थी उसमें जो टीएमसी के जहां पर सिंबल होता था वहां पर इत्र लगा दिया जाता था। बिल्कुल। और बाहर निकल के लोग सूंघते थे, उसको स्मेल करके देखते थे और उसके बाद में अंगुलियां तक लोगों की मतलब कुचल दी जाती थी। आप ये समझिए जैसे कितना किस तरीके से, और एक तरह से मुगलों का शासन एक तरह से चल रहा हमने तो वहां ये देखा कि चुनाव जीतने के बाद भी टीएमसी के लोगों ने जो हिंसा की, भाई हाँ, एक पूरे तो होता है तरीके कि से। चुनाव के पहले हो गई, आप चुनाव के लेकिन- नतीजे में आपकी सरकार भी बन गई, उसके बाद जो हिंसा हुई। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बड़ी तादाद में जैसे कि वहां पर जो तैनाती की गई उस वजह से लोगों को थोड़ा बल मिला, लेकिन बोलते नहीं थे। जैसे मैं मतलब बहुत सारी चैनल्स पे था उस दिन, जी। तो उस टाइम स्टूडियो के अंदर से भी जैसे कि रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे कर रहे थे और वहां पर जैसे ग्राउंड पे जाकर के जो बोल रहे थे तो वो जब पूछते थे किसी जैसे कि लाइन में जो लोग लगे हुए थे 23 तारीख को और 29 तारीख को दोनों दिन वोटिंग के समय पे, और असंख्य जैसे लोगों से पूछा गया, लेकिन सबका जवाब रहता कि हाँ शासन बहुत बढ़िया चल रहा है, हम अच्छे के लिए वोट दे रहे हैं। अब अच्छे के लिए वोट किस तरफ देना था वो उनके मन में था, अंदर जाके किसको वोट दिया तो वो सामने सामने नतीजा आ गया। और उस दिन भी जैसे बातचीत ये हो रही थी कि उस तरीके से किसी को नहीं पता था, दूर दूर तक बहुत दूर तक चीजें ऐसी थी क्योंकि लोगों ने खुल के नहीं बोला था। उसका कारण यही था कि कहीं अगर बोलेंगे तो उनपे दमन जो है अपना चलाने का काम टीएमसी की सरकार करेगी। तो उसी को लेकर के उसी तरीके से अगर जैसे विजय भी है तटस्थ जैसे कि आपने जैसे यूज किया बात है, तो उसमें देखिए कि पूरे तरीके से जैसे अगर आदमी चुप भी रहता है इसका मतलब वो पूरे तरीके से उसका समर्थन कर रहा है। बिल्कुल। और अभी देखिए कि विजय जो है उनको कोई समझ नहीं है, राजनीतिक समझ के मामले में वो अगर बोले तो माइनस में है, जैसे कि मतलब शून्य भी नहीं बोलेंगे, शून्य से भी नीचे है। तो आगे जा करके उनको कामयाबी नहीं, लेकिन ये इसलिए भी यह सवाल उठता है ना कि एक ऐसा नेता जिसने 6 दशक बाद एक राजनीति को बदला, उम्मीद के साथ आया, लेकिन वो पहली पोस्टिंग में अपना ओएसडी एक ज्योतिष को बना रहा है, इसका मतलब है उसकी हिंदू धर्म में आस्था है। और आस्था के बाद अगर वो ये ऐसा बयान नहीं दे रहा है या जो रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है विधानसभा के अंदर, देखिए इनके जो स्टालिन जो जैसे जो बोल रहे हैं, इनके घर की महिलाएं जो मंदिर जाती हैं, सुबह किसी और मंदिर और शाम को किसी और मंदिर, तो और तो कहने की बातचीत ही नहीं है। तो आस्था सभी की है, लेकिन बाहर निकल के जैसे कुछ न कुछ जैसे एक तरह से पोलराइजेशन करने की जो बातचीत है उसको लेके ये हल्की अपनी राजनीति उसको स्वार्थ सिद्धि करने की सिर्फ बातचीत है। और विजय की देखिए जैसे मैं क्लियर बता रहा हूँ चीजों को लेकर के, पॉलिटिकल समझ की इनके पास नहीं है कुछ भी। इनके पास में एक्सेसिबिलिटी जिन लोगों की होगी, जो लोग आकर के यहाँ पर इनको सलाह जो देंगे, सलाहकार देंगे, मतलब जिस तरीके जो इनके होंगे तो वो उसी तरीके से चलने का काम करेंगे। अब वो मतलब किस तरीके से सलाह देते हैं, क्या देते हैं, वो समझने की बातें हैं। और दूसरी बात देखिए, पहले शुरुआत में इनको समर्थन के लाले पड़े हुए थे, कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं था। और गवर्नर साहब जो थे उनको खुद पता था कि भाई कहीं जाकर के पता चले कि शपथ तो ले ली और अगले दिन जो है इस्तीफा लेकर के घूम रहे हैं, तो इसीलिए लेकर के चाक चौबंद किया बाद में। लेकिन जैसे एआईडीएमके और डीएमके सभी के सभी जो है वो सत्ता की मलाई खाने को तैयार हो गए और उन्होंने गठबंधन जो है उनको सबको लात मारी और लेकर के आ गए। और बाद में किस तरीके से पूरे तरीके से मतलब जैसे कि जब असेंबली की बातचीत आई तो असेंबली में सबने एक तरह से समर्थन दे दिया। इसका मतलब क्लियर है कि अगले आने वाले 6 महीने जो है वो तो शांति से जो कुछ कर लें। वो तो एक मान के चलते हैं हनीमून पीरियड माना जाता है कि ठीक है, हाँ। जैसा चल रहा चलने दो। उसके बाद में जो लू चलेगी वो लू जो है किसको बहाती है, कौन सा मतलब केक बनाती है, क्या करती है, वो देखने के बच्चे। लेकिन ओवरऑल जैसे कि देखा जाए तो देखिए समय बदल रहा है उत्तर के मनोज जी। तो देखिए समय के साथ में अगर चलें और लोगों को लेकर के, लोगों को चाहिए इस टाइम पर चाहिए बदलाव चाहिए। और बदलाव में इनको विजय जो थे इन्होंने बहुत सारी फिल्में अपनी की थी, तो उसको लेकर के जनता वहां की बड़ी भावुक है। हम लोग देखिए हो सकता है 2 महीने फिल्म ना जाए, लेकिन वहां के तमिल के कुछ मेरे मित्र हैं तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोले कि हर हफ्ते फिल्म जाते ही जाते हैं और पूरे तरीके से नतमस्तक जैसे वहां के जो एक्टर्स हैं उनके सामने वो लोग हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई जिस तरीके से हाँ, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है ना। लेकिन ब्रजेश जी, बदलाव की बात है तो नया कानून लिया ही सरकार बीएनएस, तो उसी में कुछ एमिटमेंट कर दिए जाएं कि इस प्रकार की जो हेट स्पीच के लिए तो है, लेकिन इस प्रकार की स्पीच के लिए भी तो कुछ कानून हो जाए ना। क्योंकि ये केवल एक साधारण ये मामला नहीं कि आप एक वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, इसके चक्कर में जो पोलराइजेशन, रिवर पोलराइजेशन जब होता है तो उसके जो परिणाम निकलते हैं वो बहुत घातक होते हैं। तो मनोज जी, कोई नई बात नहीं है ना। आप देखिए, आप ध्रुवीकरण करने के लिए जब कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, मुसलमानों का होना चाहिए, आप कहते हैं 30% से आप शुरुआत करते हैं, तो ध्रुवीकरण नई बात नहीं है ना। अब हवा का रुख बदल गया है।
एक पक्ष था जो कि सबको साथ लेकर चलता था, एक ही बहुसंख्यक पे आपने लाद दिया था कि भाई आप ही को सब सहनशीलता दिखाना है, आपको ही सब कुछ करना है, तो बड़ा दिल भी आपको दिखाना है, जूते भी आपको खाना है। तो अब समय बदल गया, हवा का रुख बदला। उस बहुसंख्यक को लगा कि भैया अब आप भी कहने लगे कि हमारी सरकार तो ये 20% से बनती है, तो 20% से बनती है तो 80% वालों को जागरूकता आ गई है। पिछली बार योगी ने नारा दिया था ना, ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। हाँ, तो क्यों ना दें, आप ही ने उसको नींव रखी है ना मनोज जी। आज जो स्टालिन जो भाषा बोल रहे हैं, इसी की वजह से तो उसका प्रतिकार आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम ईवीएम है, ये हिंदू ईवीएम है। भाई हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अब आप कहो कि साहब बीजेपी ऐसा कह रही है, तो शुरुआत किसने की है भाई? जब आप वोट दे ही नहीं रहे हो, सब आपको समान सब चीजें मिल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास आपको मिल रहा है, आपको आयुष्मान योजना से लाभ सब आपको मिल रहा है, लेकिन आप कहते हैं साहब जो बीजेपी को हराएगा, गैस कनेक्शन है, तमाम सारी स्कीम तो आपने सारी स्कीमों का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप इस आधार पर वोट डाल रहे हैं कि सिर्फ एक दल को आपको हराना है। आपने ही ठप्पा लगा दिया ना, वो दल किसका है? वो दल हिंदुओं का आपने साबित कर दिया। वो तो सबसे वोट मांग रहे थे ना, जब अटल जी की सरकार गिरी, एक वोट से गिर गई, तब क्या यही आया था ना कि मुसलमान आज भी अछूत समझते हैं बीजेपी को। क्या उन्होंने मंत्री नहीं बनाया था? क्या केंद्र सरकार में मंत्री नहीं थे अटल जी के समय में? जब आपने वोट देना ही शुरू कर दिया तो उन्होंने लेना बंद कर दिया कि जब आपके वोट से ही नहीं बनते, तो आप देखिए किस तरह की भाषा आ रही है। विधायक कह रहे हैं कि मैं आपके काम नहीं करूंगा, तो इसकी शुरुआत किसने की? जो सेकुलर पार्टी होने का दम भरते थे ना, हमने उस पर चर्चा की थी अभी कुछ दिन पहले कि जो उनका ग्राफ भी गिरता जा रहा है, तो सेकुलर पार्टियों का दम भरने वाले उन्होंने इसकी नींव रखी है। अब वो आरोप दूसरों पे लगाते हैं। यदि स्टालिन इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो आप एक वर्ग के टारगेट नहीं कर रहे हो ना, क्या आप उसको उकसा नहीं रहे हो? वो जागृत हो गए तो आप सड़क पर आ जाओगे जैसे बाकी के राजनीतिक दल आ गए। तो कम से कम ये विचार करने की जरूरत है, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जब इनकी दुर्गति होगी ना मनोज जी, तो ये फिर अपने आप ही आने लगेंगे। जैसे आपने कहा मंदिर जाने लगे, हमने देखा जनेऊ धारण कर लेते हैं नेता, मंदिर में पहुंचने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। यदि कोई एक मंच से यदि इस तरह से कहता है कि मक्का मदीना, तो उसके बाद आपको बदलना पड़ता है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो गलतियों से सबक लेना चाहिए। जनता से बड़ा सबक देने वाला कोई नहीं। कानून आप बना दोगे। सावरकर ने लिखा ही है ना कि एक समय ये भी आएगा इस देश में कि जो नेता लोग हैं, खासतौर से उन्होंने कांग्रेस के लिए लिखा था, उस समय की बड़ी पार्टी वही थी, कि वो कोर्ट पर भी जनेऊ पहन के घूमे दिखेंगे। तो हो सकता है दृश्य भी हमको देखने को। लेकिन मनोज जी आप देखिए ना कि आप कानून बनाने से कुछ नहीं होता। आपने बताया कि रैप के मामले में आपने फांसी की सजा, रैप कम हो गई क्या? जो नेताओं को सबसे बड़ा सबक देखती है जनता, उससे बड़ा कोई सबक नहीं है। और जनता जब सबक सिखाती है ना, तो सारे चारों खाने चित हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो उसके लिए वो दूसरे से सबक नहीं सीख रहे ना, क्योंकि केजरीवाल भी कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी नहीं हरा पाएगा। ऐसे कई सारे नेता आए जो आंधियों में बह गए और कहाँ है गुमनामी की कतरे, उनका कुछ पता नहीं। लेकिन हम तो जो हम प्रार्थना है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, तो हो सकता है नेता को भी सम्मति मिल जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। तो सनातन धर्म पर बार बार उठने वाले विवादित बयान सिर्फ जुबान का फिसलना भर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। सवाल यह है कि जो सनातन सदियों से, हजारों साल से तमाम आक्रांताओं के हमलों को झेलकर भी अडिग रहा, क्या उसे चंद राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए मिटा पाएंगे? और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी सनातन को मिटाने का दम्भ भरा, वक्त ने उसे खुद इतिहास के पन्नों से फाड़ कर दफन कर दिया है। तमिलनाडु में सत्ता गंवाने के बाद भी उदयनिधि की यह जिद बताती है कि वह देश की अदालतों की फटकार और जनता के जनादेश को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से विधायक संजय पाठक ने एसपी को पत्र लिखकर जो कानूनी बिगल फूका है, उससे साफ संदेश है कि अब देश का बहुसंख्यक समाज ऐसी नफरती बयानबाजी पर चुप नहीं बैठेगा। आस्था का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा और इसे कानून के दायरे में लाकर जवाब दिया जाएगा। सियासत अपनी जगह और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने की इजाज़त हमारा संविधान किसी को नहीं देता। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस संजय पाठक की इस शिकायत पर क्या एक्शन लेती है और क्या वाकई इस देश में हेट स्पीच पर कोई नज़ीर पेश की जाती है या नहीं। अटेंशन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।